नाना साहेब पेशवा, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह, एक चिंगारी जो ज्वाला बनी। 19 मई 1824 की एक साधारण सी सुबह महाराष्ट्र के वेणुग्राम में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था धोंडू पंत। कोई नहीं जानता था कि यह बालक, जिसे इतिहास नाना साहेब पेशवा के नाम से जानेगा, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाली क्रांति का अगुवा बनेगा। यह कहानी उस वीर पुरुष की है जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और कानपुर को स्वतंत्रता की ज्वाला से आलोकित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाना साहेब की यह लड़ाई केवल तलवार और तोपों की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने अंग्रेजों को उनके ही खेल में मात दी थी। आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाएं, जिसमें साहस, रणनीति और बलिदान की गाथा है, साथ ही कुछ अनसुने तथ्य जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। प्रारंभिक जीवन, एक पेशवा की विरासत। नाना साहेब का जन्म नारायण भट्ट और गंगाबाई के घर हुआ था। उनके पिता मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक अधिकारी थे। बाजीराव द्वितीय, जो 1818 में अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर बिठूर में नजरबंद थे, निसंतान थे। इसलिए उन्होंने 1827 में नाना साहेब और उनके छोटे भाई को गोद ले लिया। ये गोद लेना केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं था, बल्कि मराठा गौरव के पुनर्स्थापना का एक प्रतीक था। नाना साहेब को बिठूर के शानदार माहौल में पाला गया, जहां उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कई भाषाओं का ज्ञान दिया गया। क्या आप जानते हैं कि नाना साहेब न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान भी थे, जो हिंदी, मराठी और फारसी में पारंगत थे। उनकी शिक्षा में रणनीति और कूटनीति का भी समावेश था, जो बाद में उनके विद्रोह की रीढ़ बनी। बिठूर का शनिवार वाड़ा नाना साहेब का निवास था, एक ऐसी जगह जहां मराठा साम्राज्य का गौरव अभी भी जीवित था। ये वो स्थान था जहां नाना साहेब के बचपन के साथी तात्या टूपे, मणिकर्णिका तांबे, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई बनी, और अजीमुल्ला खान जैसे लोग उनके साथ बड़े हुए। इन लोगों का साथ नाना साहेब के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन एक अनसुना तथ्य यह है कि नाना साहेब को थोड़ा हकलाने की आदत थी, जैसा कि 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दर्ज गवाहों के बयानों में उल्लेखित है। ये छोटी सी कमजोरी उनके साहस और नेतृत्व को कभी कम नहीं कर सकी। अंग्रेजों का अन्याय, विद्रोह की चिंगारी। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु ने नाना साहेब के जीवन में एक तूफान ला दिया। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को उनके दत्तक पिता की पेंशन देने से इनकार कर दिया। ये पेंशन, जो सालाना 8 लाख रुपए थी, न केवल उनके लिए आर्थिक सहारा थी, बल्कि मराठा सम्मान का प्रतीक थी। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि नाना साहेब गोद लिए गए पुत्र थे, इसलिए उन्हें पेंशन का कोई अधिकार नहीं था। यह निर्णय नाना साहेब के लिए एक व्यक्तिगत अपमान था, जिसने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा आक्रोश भर दिया। क्या आपने कभी सोचा कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा विद्रोह करने की प्रेरणा कहां से मिली? ये केवल पेंशन का मामला नहीं था। अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेशवाई उपाधि को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। नाना साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सलाहकार अजीमुल्ला खान को लंदन भेजा ताकि वो रानी विक्टोरिया के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से उनकी पेंशन बहाल करने की अपील कर सकें। अजीमुल्ला, जो एक बुद्धिमान और बहुभाषी व्यक्ति था, उसने लंदन में 2 साल तक संघर्ष किया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इस दौरान अजीमुल्ला ने क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 में रूस द्वारा ब्रिटेन की हार को देखा, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अजयी नहीं है। 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि, एक गुप्त योजना। 1855 में नाना साहेब ने एक ऐसी योजना बनाई जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने और अजीमुल्ला ने मिलकर एक संगठित विद्रोह की नींव रखी। नाना साहेब ने भारत के विभिन्न रियासतों और राजघरानों को पत्र लिखकर उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया। ग्वालियर, होलकर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, बड़ौदा, हैदराबाद और कोल्हापुर जैसे राजघरानों को उनके पत्र भेजे गए। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने सबसे पहले नाना साहेब के इस आह्वान का जवाब दिया और उन्हें धन, हथियार और सैनिकों का समर्थन देने का वादा किया। नाना साहेब ने अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। वे कालपी, दिल्ली और लखनऊ गए, जहां उन्होंने कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं से मुलाकात की। उनकी लखनऊ यात्रा इतनी भव्य थी कि पूरा शहर सजाया गया था और वे हाथी पर सवार होकर निकले। ये दृश्य अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या आप जानते हैं कि नाना साहेब ने रूस से भी संपर्क किया था? उन्होंने रूस से मदद मांगी, लेकिन रूस ने जवाब दिया कि जब तक वे दिल्ली पर कब्जा नहीं कर लेते, तब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा रहस्यमय पहलू है जो नाना साहेब की दूरदर्शिता को दर्शाता है। कानपुर में विद्रोह, एक ऐतिहासिक जीत। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़का दी।
नाना साहेब ने इस अवसर को भुनाने में देर नहीं की। उन्होंने कानपुर को अपने विद्रोह का केंद्र बनाया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश छावनी थी। 4 जून 1857 की रात को नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोहियों ने नवाबगंज के खजाने पर कब्जा कर लिया। यह खजाना, जिसमें 8.5 लाख रुपए थे, विद्रोहियों के लिए एक बड़ा संसाधन साबित हुआ। नाना साहेब ने ब्रिटिश छावनी को घेर लिया। 22 दिनों तक चली इस घेराबंदी में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। जनरल ह्यू व्हीलर के नेतृत्व में अंग्रेज सेना पूरी तरह घिर गई थी। नाना साहेब ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षित इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। लेकिन यह समझौता एक त्रासदी में बदल गया। 27 जून 1857 को जब अंग्रेज सती चौरा घाट से नावों पर सवार होकर इलाहाबाद जा रहे थे, विद्रोहियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना को इतिहास में सती चौरा घाट नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह घटना नाना साहेब की विरासत का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे नाना साहेब की क्रूरता का सबूत बताया, लेकिन कई भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इस नरसंहार के लिए नाना साहेब सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। कुछ साक्ष्यों के अनुसार यह हमला उनके कुछ अनियंत्रित सैनिकों ने किया था। फिर भी इस घटना ने नाना साहेब की छवि को ब्रिटिश नजरों में खलनायक बना दिया। बीबी घर हत्याकांड, एक और विवाद। सती चौरा घाट की घटना के बाद अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बीबी घर में कैद कर लिया गया। 15 जुलाई 1857 को जब जनरल हैवलॉक की सेना कानपुर की ओर बढ़ रही थी, इन कैदियों की हत्या कर दी गई और उनके शवों को एक कुएं में डाल दिया गया। इस घटना ने अंग्रेजों को और भड़का दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई आज भी रहस्यमयी है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्या नाना साहेब के आदेश पर नहीं, बल्कि उनके कुछ सहयोगियों या स्थानीय लोगों ने की थी। इस घटना ने नाना साहेब की छवि को और धूमिल किया, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वे एक स्वतंत्रता सेनानी बने रहे। कानपुर पर दोबारा कब्जा, तात्या टोपे का साथ। नाना साहेब और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों को 2 बार कानपुर से खदेड़ा। 16 नवंबर 1857 को तात्या टोपे ने शिवली और शिवराजपुर के रास्ते कानपुर पर हमला बोला और 27 नवंबर को अंग्रेजों को फिर से हराया। यह जीत मराठा शक्ति का पुनर्स्थापना का प्रतीक थी, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। 1858 के मध्य तक अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। नाना साहेब की सेना पराजित हो गई और वे भूमिगत हो गए। नाना साहेब का रहस्यमय अंत। नाना साहेब का अंत इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे नेपाल भाग गए और 1859 में वहां बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक रोचक तथ्य यह है कि कुछ साक्ष्य सुझाते हैं कि नाना साहेब ने गुजरात के सीहोर में सन्यासी के रूप में जीवन बिताया। सीहोर में गोमतेश्वर गुफा, ब्रह्मकुंड की समाधि और नाना साहेब को संबोधित पत्र इस दावे का समर्थन करते हैं। यहां तक कि एक महिला, जड़ीबेन, ने दावा किया कि उसने नाना साहेब की मृत्यु तक उनकी सेवा की थी। क्या यह संभव है कि नाना साहेब ने क्रांति की असफलता के बाद संन्यास ले लिया और गुमनामी में जीवन बिताया? नाना साहेब की विरासत। नाना साहेब पेशवा की कहानी साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अटूट इच्छा की कहानी है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न केवल तलवार उठाई, बल्कि एक ऐसी चिंगारी जलाई जो दशकों बाद भारत की आजादी का कारण बनी। उनके जीवन के कई पहलू आज भी रहस्यमयी हैं, लेकिन उनकी वीरता और नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सती चौरा घाट और बीबी घर जैसे विवादों ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आज जब हम नाना साहेब की कहानी को याद करते हैं, तो ये हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी होती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। नाना साहेब पेशवा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो हार ना मानकर अपने लक्ष्य के लिए लड़ता रहे। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है